राजीव जी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को, कॉरपोरेट के हितों के लिए ये तीन राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वहाँ आयरन ओर है, वहाँ बॉक्साइट है, वहाँ कोयला है और दूसरे भी खनिज पदार्थ हैं जो उद्योगपतियों को चाहिए। और इन सारे तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। इस पे जो बीजेपी और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के आड़े आता है वो है आदिवासी, जिसके जंगल में घुसकर कोयला आयरन ओर निकालना है, इनको बॉक्साइट निकालना है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब नियामगिरी गए और माइनिंग का लाइसेंस कैंसिल वेदांता का, उसके बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ एक अभियान चला, जो अभियान अभी तक चल रहा है कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए। ये कारण है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सारे घोड़े खोल दिए और इनको उम्मीद जगी, जबकि इनको इनके इंटरनल असेसमेंट में और आपके भी सर्वे में ये बात आई है कि बीजेपी को 35 के आसपास सीटें आ रही हैं, तो इनको लग रहा है अगर 35 आ रही हैं तो हम इसको 45 भी कर सकते हैं, बाकी तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसलिए ईडी की एंट्री हुई है। और भूपेश बघेल, क्योंकि एक उनकी बीजेपी को समझ में आ गया कि बगैर भूपेश बघेल की छवि को धूमिल किए वो काम नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली जो गेम प्लान का हिस्सा है ईडी का, उसमें दो चीजें हैं। भूपेश बघेल की छवि को धूमिल करना, क्योंकि वही सबसे बड़े नेता है, वहां पे मुख्यमंत्री है, उन्हीं को आगे करके कांग्रेस चुनाव वहां पे लड़ रही है और भूपेश बघेल बहुत अग्रेसिव नेता है। दूसरी बात कि अडानी साहब को चाहिए छत्तीसगढ़, जिनके लिए मोदी साहब पिच कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि ईडी की एंट्री हुई है। अब एक और बात जो समझ में आ रही है राजीव जी यहाँ पे, कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, जो कई बार हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि पहली बार कांग्रेस सामाजिक न्याय की राजनीति में कूदी है, आज अमित शाह ने उस पर रिएक्ट किया है और फिर उन्होंने एक राजनीतिक चूक की है। हो सकता है कि वो उनका जो मीडिया है, उनके जो प्रशंसक हैं, उनको चाणक्य वगैरह बताते हैं। आज उन्होंने जातिवाद जनगणना पे हमला किया है, बिहार के कास्ट सेंसस पे हमला किया है, उसको बोगस बताया है। इसमें 63% ओबीसी की संख्या निकल कर उसको उन्होंने कहा मनगढ़ंत है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत संदेश मध्य प्रदेश में भी, और कल के बाद जहां पे चुनाव होंगे अगले चरण में छत्तीसगढ़ में, वहां भी। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात राजीव जी ये है कि बीजेपी को दो बड़े स्पष्ट रूप से खतरे नजर आ रहे हैं। एक उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो कास्ट सेंसस और जातिवाद जनगणना ने उसमें छेद कर दिया है, और इसलिए आप देखिए कि आज अमित शाह ने उस पर हमला किया है और अपने ढंग से हमला किया। दूसरा, उनको ये आभास हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला बहुत समय तक। अब वो वेलफेयरिज्म की तरफ, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल तक 5 किलो राशन की मियाद बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ का उनका वो देखिए मैनिफेस्टो, ये बीजेपी की नीतियों के, मतलब अब तक की जो बीजेपी का ट्रेंड था उसके अलग है, उसके बिल्कुल अलग है। क्योंकि बीजेपी को हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कुछ भी, विपक्ष की पार्टियां, दूसरी पार्टियां कोई भी घोषणा करे, आरक्षण की घोषणा करे, कर्जों की माफी की घोषणा करे, हम हिंदू मुसलमान चलाएंगे और सब एक तरफ हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का और मोदी साहब का कम हुआ है। इसलिए आप देखिए कि घोषणा पत्र में वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से या कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको छत्तीसगढ़ में एडजस्ट करते हुए दिखाई दिए।
चाहे वो धान की खरीद का मामला हो या दूसरे और मामले हो। तो ये बहुत ट्रेंड सेटिंग इलेक्शन है जो कि राष्ट्रीय राजनीति को एक नई धारा देगा। अजीत जी, राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा, एक नई धारा की तरफ ले जाने का जो प्रक्रिया है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो कौन किस पे भारी दिखाई दे रहा है आज की तारीख में? राजीव जी, लोकसभा के चुनाव 2024 की लोकसभा के चुनाव के पहले सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जब 20 सीटों पे छत्तीसगढ़ में और मिजोरम पे वोट पड़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सर्वे दिखाया। सर्वे अगर यही नतीजे 3 दिसंबर को मिलते हैं तो आप देखिए कि वो देश की राजनीति में क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस दोबारा आती, रमन सिंह नहीं हारेंगे। मोदी जी का मुकाबला है भूपेश बघेल से या कांग्रेस से। मध्य प्रदेश में अगर बुरी तरह बीजेपी हारती जैसा सर्वे बता रहा है तो शिवराज सिंह चौहान नहीं हारने जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो चुनाव लड़ाया ही नहीं कि आगे रख के। मोदी साहब हारने जा रहे हैं वहां पे। यही राजस्थान में है कि राजस्थान में अगर ये रिकॉर्ड टूट गया, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, दोबारा कांग्रेस आ जाती है, तो वह वसुंधरा राजे चुनाव नहीं हारेंगी, वहां मोदी साहब चुनाव हारेंगे। अब उसके बाद वो 2024 पे उनका जो नैतिक प्रभाव है उसकी क्या हाल होगी। याद कीजिए, जब आरएसएस ने कहा था कि मोदी साहब के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते, वो उसको मजबूत आधार मिलेगा इन चुनाव परिणामों से। तेलंगाना की बात मैं करना चाहता हूं, अपनी आखिरी बात, कि तेलंगाना पे मेरा विशेष निगाह होगी, इसलिए क्योंकि जो वंचित समाज है और खासकर माइनॉरिटीज, वो अगर कांग्रेस को चुनते हैं और वो क्षेत्रीय पार्टी को नकारते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकती, जब उनकी लिंचिंग होती है, उनकी दुकानें तोड़ी जाती है, बुलडोजर चलते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता मकानों के अंदर दुबक जाते हैं। इनका जो बॉस है क्षेत्रीय पार्टियों का, वो ईडी है। ईडी तय करता है कि कब वो कांग्रेस के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ बयान देंगे। ईडी तय करता है कि वो किस गठबंधन में रहेंगे, नहीं रहेंगे। ईडी तय करता है कि वो कितने कैंडिडेट कहां खड़े कर देंगे। ईडी तय करता है कि वो चुनाव की प्रक्रिया में क्या रोल निभाएंगे। तो ये सब लोगों ने समझ लिया है, और तेलंगाना के चुनाव के बाद इस बात तय हो जाएगी कि इन छोटी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का जो दरोगा है वो ईडी है। ईडी जो चाहेगा सो करेंगे ये। तो ये नया एक राजनीति जो है वहां से शुरू होगी 3 दिसंबर के बाद से, अगर ये जो एग्जिट आपने जो सर्वे दिखाया ये उसी दिशा में चुनाव के नतीजे भी जाते, जो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं भी आपके साथ और अलग से भी मैं